हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो हमारे पिछले क्लास में हम रोल ऑफ गवर्नमेंट का यूनिट शुरू किए थे, यूनिट नंबर 4, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम रेवेन्यू के बारे में पढ़े थे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े थे। आज का क्लास हम फिर से गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में ही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट और कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करता है। गवर्नमेंट का और क्या क्या सोर्सेस है रेवेन्यू का, मतलब डायरेक्ट टैक्स तो है, इनडायरेक्ट टैक्स तो मतलब एक तो टैक्स हो गया जिसके अंदर दो आता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू के होते हैं। आज के क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा यूनिट नंबर 4 मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी सेमेस्टर 2 ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले तुम्हें तो पता है मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, हम इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मोबाइल ऐप और यूट्यूब में बहुत फर्क है। यूट्यूब में सारे वीडियोस तो आएंगे ही, मोबाइल एप्लीकेशन में वही वीडियोस रहेंगे, लेकिन वो उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगा। साथ में और बहुत सारे बेनिफिट तुम्हें मोबाइल ऐप में दिए गए हैं, मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आज हम उसी टॉपिक को आगे डिटेल में चलेंगे। 4 प्रकार का सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। पहला है टैक्स। टैक्स के अंदर दो वैरायटी होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पिछले क्लास में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंपैरिजन पढ़े थे। आज हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कितने प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। हम पिछले क्लास में देखे थे 4 प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और इंडिया में कौन सा एप्लीकेबल होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स का जो टाइप होता है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब जो प्रोपोर्शन एक फिक्स कर देता है गवर्नमेंट कि इनकम का 10%। अब चाहे तुम्हारा इनकम कितना भी हो, चाहे इनकम 1 लाख हो, चाहे इनकम 1 करोड़ हो, चाहे इनकम 100 करोड़ हो, तुम्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। क्या इंडिया में ये सिस्टम एप्लीकेबल है? नहीं, इंडिया में ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया में दूसरा प्रकार का सिस्टम होता है जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है और हर एक इंसान को यही प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टैक्सेस देना पड़ता है, चाहे वो कम पैसा कमा रहा है चाहे वो ज्यादा कमा रहा है। बहुत ज्यादा, जैसे सोचो मुकेश अंबानी भी 10% का टैक्स दे रहा है और मैं भी 10% का टैक्स दे रहा हूं, और एक छोटा और मेरे से मान लो कम इनकम करने वाला, मान लो कोई लाख रुपए इनकम करने वाला इंसान है, वो भी 10% का ही टैक्स दे रहा है। तो हर इंसान 10% का टैक्स दे रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं है, क्योंकि ज्यादा कमाई है तो ज्यादा टैक्स देना चाहिए, कम कमाई है तो कम टैक्स देना चाहिए। ठीक है, अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज इम्पोज्ड एट द सेम रेट फॉर ऑल द स्लैब्स ऑफ द इनकम, वेल्दी और प्रॉपर्टी, वेल्थ और प्रॉपर्टी। द रेट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द इनकम गोज अप और डाउन। अगर इनकम बढ़ेगा तब भी वही रेट, इनकम कम होगा तब भी वही रेट। इंडिया में ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिस्टम किसी किसी कंट्री में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम कुछ अलग है। इंडिया में क्या एप्लीकेबल होता है? इंडिया में होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये इंडिया का सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ता जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे इंडिया में प्रेजेंटली 0 से लेकर 7 लाख रुपए कमाने वाले के लिए है 0% टैक्स। ठीक है, 7 लाख से लेकर 7.5 तक है 5% का टैक्स। हालांकि ये 7 लाख नहीं है, 5 लाख है, रिबेट मिलाकर हो जाता है। चलो एक काम करता हूं, मैं 5 लाख के हिसाब से तुम्हें बता देता हूं। मैं थोड़ा सा पुराना सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, इंडिया में क्या एप्लीकेबल होता है, हर साल बदलते रहता है। तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक नील, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से लेकर 12,50,000 तक 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 12,50,000 से लेकर 15 लाख तक 15 लाख तक 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और अबव 15 लैक्स 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ते जा रहा है तुम्हारा टैक्स का रेट भी उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
तो जितना ज्यादा पैसा कमाओगे रेट ऑफ टैक्स भी उसके ऊपर उतना ज्यादा एप्लीकेबल होगा, जो कि जस्टिफाइड है, ऐसा ही होना चाहिए। सोच कर देखो, मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, अब उस पैसे पर उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए, और वहीं पर हमारे जैसे लोग कम पैसा कमाते हैं तो हम लोग कम टैक्स देंगे। तो जो ज्यादा पैसा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम पैसा कमाता है वो कम टैक्स देगा। ये सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, और इंडिया में ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट हो रखा है। इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। आओ पढ़ते हैं। अब प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन हुज रेट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इनकम, जिसका रेट इनकम के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अब higher slab have higher percentage of tax. The first 18,000 rupee are tax free. The rate of taxation is say 30% up to 25,000 and 35% of income slab up to 25 to 50,000 and 40% after that. ये एक एग्जांपल दिया है, इससे बेटर एग्जांपल मैं तुम्हें देकर समझाया। हर 2.5 लाख के इंक्रीमेंट पर 5% का टैक्स हमारे कंट्री में इंक्रीज हो जाता है। It is clear that a progressive tax plays a greater burden on the rich people than the poor people. A progressive tax can be used to reduce too high income and obtain revenue for helping the poor, aged and infirm people. Clear है बात? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है। यस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। प्रोग्रेसिव के बाद आता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में प्रोग्रेसिव एप्लीकेबल है। रिग्रेसिव क्या होता है आओ देखते हैं। अ रिग्रेसिव टैक्स इज ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, ये ऑपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स के। द रिग्रेसिव टैक्स प्लेस अ ग्रेटर बर्डन ऑन पुअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिच। पुअर को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, रिच को कम टैक्स देना पड़ता है। क्या ये होना चाहिए? नहीं। एग्जाम्पल, taxes on salt and for food grain place a greater tax burden on poor because poor people use three commodities much more than the rich people. बेसिक फूड ग्रेन्स जो है उस पर टैक्स लगाना, इसका मतलब पुअर पीपल के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना। सोच कर देखो, मैं अगर एक पुअर इंसान हूं तो मैं अपने इनकम का मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा कहां खर्च कर रहा हूं? बेसिक फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, पल्सेस हो गया, ये चीजों को खरीदने के लिए खर्च कर रहा हूं। अगर इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा, इसका मतलब मेरे पूरे इनकम पर टैक्स लग गया। मैं तो जो भी सामान खरीदता हूँ यही खरीदता हूँ, क्योंकि मैं तो बड़े बड़े चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो यही सारा सामान खरीद रहा हूँ। मेरा इनकम का मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा ये सामान खरीदने में चला जा रहा है, इसका मतलब मेरा इनकम पूरा टैक्सेबल हो गया। वहीं पर रिच पर्सन का देखोगे तो रिच पर्सन बाकी कॉमोडिटीज ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये सारा कॉमोडिटी कम कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब रिच के ऊपर कम टैक्स हो गया। तो ये प्रकार का होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं होता, और मेरे हिसाब से ये एप्लीकेबल होना भी नहीं चाहिए किसी कंट्री में, क्योंकि पुअर पीपल के लिए तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, और अगर पुअर पर ही सबसे ज्यादा टैक्स लगा देगा तो फिर टैक्सेशन सिस्टम का फायदा क्या हुआ, है ना? द पुअर स्पेंड अ मच ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन सॉल्ट एंड फूड देन द रिच पीपल। ठीक है, आखिरी सिस्टम फोर्थ वाला, ये भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, डी रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम एप्लीकेबल होता है। एग्जाम में लेकिन पूछता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एग्जाम में तुम्हें चारों टाइप का लिखकर आना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। दोस टैक्सेस विच आर लेस प्रोग्रेसिव, जो लेस प्रोग्रेसिव है उसे हम रिग्रेसिव बोलते हैं, डी रिग्रेसिव। एंड हुज रेट इंक्रीजेस एट वेरी स्लो रेट एज इनकम इंक्रीजेस इज कॉल्ड डी रिग्रेसिव। जो बहुत स्लोली राइज होता है, मतलब इनकम 2.5 लाख से बढ़ रहा है, टैक्स सिर्फ 0.01% से बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में क्या होता है, 0 से 2.5 में तो 0% होता है, लेकिन 2.5 से 5 लाख का इनकम में डायरेक्टली 5% हो जाता है, फिर 5 लाख से लेकर 7.5 में डायरेक्टली 10% हो जाता है। कितना से इंक्रीज हो रहा है? हर बार 5% से इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट बहुत स्लो होता तो इसे हम डी रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। इन सच टैक्स द इंक्रीज इन टैक्स रेट इज नॉट मच। A deregressive tax is something in between a proportional and a progressive tax as compared to that of a poor people. Therefore, a deregressive is not a justified socially. ये भी किसी भी कंट्री में ये भी एप्लीकेबल कभी नहीं होना चाहिए। सबसे बेटर जो टैक्सेशन का सिस्टम होता है वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जो इंडिया के अंदर में एप्लीकेबल है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को ही अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स का बात। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार का होता है। अगेन
इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार का होता है, एड वैलोरम और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है और एड वैलोरम होता है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक का क्या दिक्कत है, सोचो। मान लो बाईसाइकिल पर टैक्स है 5% का, ठीक है, या 500 रुपए का स्पेसिफिक टैक्स है। या एक काम करते हैं, वॉच, एक वॉच पर टैक्स लगेगा 1000 रुपए। अब चाहे वॉच का वैल्यू 1000 रुपए है तब भी उसमें 1000 रुपए टैक्स दोगे, 50,000 का घड़ी है तब भी 1000 रुपए टैक्स, 5 लाख का घड़ी है तब भी 50,000 रुपए टैक्स, 1 करोड़ का घड़ी है तब भी 1000 रुपए टैक्स, 2 करोड़ का जो अनंत अंबानी गिफ्ट दिया है वो घड़ी है तब भी 1000 रुपए टैक्स। तो सोच कर देखो ना, घड़ी का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो एक बेसिक सा खिलौना वाला घड़ी हो, चाहे वो 2 करोड़ का घड़ी हो, हर में टैक्स कितना लग रहा है, 1000 रुपए लग रहा है। क्या ये सही है? नहीं। तो टैक्स जो लगना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स, वो एड वैलोरम बेसिस पर लगना चाहिए। एड वैलोरम बेसिस मतलब घड़ी के वैल्यू के ऊपर 5% टैक्स। अब 1000 रुपए का घड़ी है तो इंटू 5%, जो भी आएगा 50 रुपए वो टैक्स लगेगा। 5 लाख का घड़ी है तो इंटू 5%, जो भी टैक्स आएगा 25,000 रुपए का टैक्स ये लगना चाहिए। 50 लाख का घड़ी है इंटू 5%, 2.5 लाख ये लगना चाहिए। 2 करोड़ का घड़ी है उसका 5%, जो भी आता है एक 10 लाख रुपए वो टैक्स लगना चाहिए। बेसिकली टैक्स हमेशा परसेंटेज बेसिस पर लगना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा महंगा सामान होगा उस पर टैक्स का अमाउंट उतना ज्यादा आएगा। अगर स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया जाए, एक फिक्स अमाउंट लगा दिया जाए, तो 100 रुपए का आइटम पर भी उतना टैक्स, 1000 का आइटम पर भी उतना ही टैक्स, 1 लाख का आइटम पर भी उतना ही टैक्स, ये जस्टिफाइड नहीं है। A specific tax is one which is imposed on a commodity according to its weight, volume or from. For example, octroi charges for thing coming into a city are 5 per quintal. 5 रुपए पर क्विंटल, 1 kg में 5 रुपए। अब अच्छे क्वालिटी का सामान आ रहा है तब भी 5 रुपए, पुअर क्वालिटी का आ रहा है तब भी 5 रुपए, केजी में लगा देना 5 रुपए पर केजी। अब 10 रुपए केजी का सामान भी आता है, 1000 रुपए केजी का सामान भी आता है, 1 लाख रुपए केजी का सामान भी आता है, हर में कितना रुपए लगेगा, वही 5 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट लगा रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं है। इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? इंडिया में एड वैलोरम बेसिस फॉलो होता है, जो कि होना चाहिए, और सबसे अच्छा मेथड एड वैलोरम बेसिस का ही होता है, ठीक है। तो ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। द रेट फॉर कैरिंग अ बाइसाइकिल ऑन द बस इज 1/2 द पैसेंजर टिकट। द रेलवे ट्रांसपोर्ट चार्जेस फॉर अ बॉक्स और अ टेबल आर अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। ऐसा स्पेसिफिक टैक्स है। तुम एक एग्जाम्पल मानकर चलो कि एक वॉच पर 1000 रुपए का टैक्स। अब चाहे वॉच 10 रुपए का है तब भी 1000 का ही टैक्स दोगे, तो वैल्यू हो गया 1010। वॉच 100 रुपए का है तब भी 1000 रुपए का ही टैक्स लगेगा, तो कितना हो गया 1100। वॉच 1000 रुपए का है तब भी 1000 का ही टैक्स लगेगा, तो वैल्यू हो गया 2000 रुपए। वॉच 10,000 का है तब भी 1000 ही लगेगा, तो वैल्यू हो गया 11,000 रुपए। वॉच 1 लाख का है तब भी 1000 ही लगेगा, तो वैल्यू हो गया 101। वॉच 10 लाख का है तब भी 1000 ही लगेगा। वॉच 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वैल्यू हमेशा 1000 रुपए का ही टैक्स के ऐड होगा और टोटल वैल्यू निकलेगा। तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड इकोनॉमी के अंदर में नहीं है। तो सबसे अच्छा बात कौन सा है, सबसे अच्छा टैक्स कौन सा है? एड वैलोरम बेसिस, जहां पर टैक्सेस को लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, गुड्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग। व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, द टैक्स इज कॉल्ड द एड वैलोरम टैक्स। प्रिंटिंग पेपर इज सोल्ड विद अ सेल्स टैक्स ऑफ 7%। अब 100 रुपए का पेपर है तो 7%, कितना रुपए टैक्स? 7। 1000 रुपए का पेपर है तो भी 7%, टैक्स कितना आ गया? 70 रुपए। देखो, जैसे ही गुड्स का वैल्यू बढ़ा टैक्स का रेट भी बढ़ गया। टैक्स तो 7% था, लेकिन अमाउंट 7 रुपए की जगह अब कितना आने लगा? 70%, 70 आने लगा। तो ये सबसे बेटर होता है, परसेंटेज बेसिस पर टैक्स लगाना सबसे बेस्ट है। परसेंटेज ऑफ द 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पेपर परचेज। इन दिस केस हायर इज द वैल्यू of commodity, the higher is the amount of sales tax collected. Similarly, custom duty is also charged according to the value of an imported item. जितना रुपए का इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर तुम्हारा कस्टम ड्यूटी लगेगा। क्लियर है बात? तो इनडायरेक्ट टैक्स भी मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स एड वैलोरम बेसिस पर होता है, डायरेक्ट टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये तो मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू हो गया।
गवर्नमेंट का रेवेन्यू 4 तरीके से आता है। एक तो था टैक्स, टैक्स के अंदर दो था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट जो है वो है फीस। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो आता है फीस से। तीसरा जो आता है वो है स्पेशल असेसमेंट से, और आखिरी वाला आता है गवर्नमेंट के बिजनेस से। ठीक है, तो ये 4 तरीके से गवर्नमेंट पैसा कमाता है। हम ये दो तो पढ़ लिए, अब बारी है फीस का। आ जाओ फटाफट फीस के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट पैसा नेक्स्ट जो कलेक्ट करता है वो है फीस से। फीस मतलब तुम देखे हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत बार गए होगे, वहां पर तुम देखे होगे कभी 200 रुपए का रसीद कटाना पड़ता है, कभी 500 रुपए का रसीद कटाना पड़ता है। कोर्ट में जाओगे तो केस करने के लिए कोर्ट फीस देना पड़ता है। आरटीओ में जाओगे तो गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का लाइसेंस फीस देना पड़ता है। तो इस प्रकार का बहुत सारा फीस का पेमेंट गवर्नमेंट हम लोगों से कलेक्ट करता है। ये फीस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करता है वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से। उसके बाद जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करता है वो करता है फीस से। ठीक है, फीस आर द चार्जेस मेड बाय द गवर्नमेंट टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज from individual who get special benefit from these services even though these are rendered primarily in the public interest। गवर्नमेंट जो लोगों को सर्विस देता है उस सर्विस के अगेंस्ट में कभी कभार कुछ फीस चार्ज करता है। जैसे आरटीओ के ऑफिस जाओगे तो फीस लगता है, कोर्ट जाओगे तो फीस लगता है, गवर्नमेंट के और कोई डिपार्टमेंट जाओगे लाइसेंस लेने जाओगे तो लाइसेंस फी लगता है। तो ये जो छोटा छोटा फी गवर्नमेंट कलेक्ट करता है यही है फीस का पार्ट। According to Salimag, a fee is a payment or to defray the cost of each recurring services undertaken by the government। तुम एक काम कर सकते हो, फीस का इतना लिखकर तुम एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ ना लिखने से भी चलेगा। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ऑफ फी आर द फी चार्ज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल चला रहा है, हॉस्पिटल में भी तो कुछ एक नॉमिनल सा फीस लिया जाता है ना। सिमिलरली कोर्ट फी, अगर तुम कोर्ट में केस करने जाओगे तो गवर्नमेंट तुमसे कोर्ट फी लेगा। कोर्ट फी हैव टू बी पेड बाय दोज हु वांट टू सीक जस्टिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोर्ट। तो ये गवर्नमेंट का सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फीस। हाँ, उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है लेकिन अच्छा खासा रेवेन्यू फिर भी कोर्ट फीस के ये फीस वाले सेक्शन से आता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। हर डिपार्टमेंट हर रोज हर एरिया से फीस कलेक्शन कर रहा है, तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के लिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल असेसमेंट। कभी कभार गवर्नमेंट हमें हमसे स्पेशल असेसमेंट के नाम का टैक्स पैसा ले जाता है। अब ये स्पेशल असेसमेंट क्या है? स्पेशल असेसमेंट मतलब कभी कभार गवर्नमेंट हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करता है और उस बेनिफिट के अगेंस्ट में हमें हमसे गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा ले लेता है। ठीक है, क्या होता है स्पेशल असेसमेंट? अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब देना कंपल्सरी होता है, लिवाइड इन प्रोपोर्शन टू द स्पेशल बेनिफिट डराइव्ड। अगर तुम्हें कोई स्पेशल बेनिफिट हुआ है तो उस स्पेशल बेनिफिट में से एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट टू प्रॉपर्टी। कोई स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट अंडरटेकन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट मान लो कोई काम किया और उस काम के वजह से उस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मान लो गवर्नमेंट एक रोड बनाया, अब इस रोड को बनाने की वजह से रोड के आजू बाजू दुकान वालों को बहुत फायदा हुआ, आजू बाजू घर वालों को बहुत फायदा हुआ, तो उस केस में गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल असेसमेंट के नाम का पैसा लोगों से ले सकता है। गवर्नमेंट मान लो एक नया ओवर ब्रिज बनाया, उस ब्रिज के बनाने के वजह से वो जिस एरिया में पहले कनेक्टिविटी नहीं था उस एरिया में अब कनेक्टिविटी आ गया। कनेक्टिविटी आने की वजह से वो एरिया का बहुत डेवलपमेंट होने लगा, उस एरिया में प्रॉपर्टीज के रेट इंक्रीज होने लगे और लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। जब लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ तो गवर्नमेंट उनसे स्पेशल असेसमेंट के नाम का पैसा ले लिया। स्पेशल असेसमेंट इज चार्ज ओनली फ्रॉम द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नेटवर्क ऑफ कैनाल, देखो अगर कैनाल मान लो एक एरिया में सूखा पड़ा हुआ था, गवर्नमेंट कैनाल बना दिया, कैनाल बनाने की वजह से वो एरिया के सारे फार्मर, उस एरिया का सारा लैंड इरिगेटेड हो गया। इरिगेटेड होने के कारण उस एरिया के लैंड का, जमीन का रेट डबल ट्रिपल होने लगा। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या किया, उस एरिया के लोगों से कुछ पैसा कलेक्ट कर लिया ताकि वो कैनाल के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट को रिकवर कर सके। वॉज कंस्ट्रक्टेड टू इरिगेट पर्टिकुलर एरिया थ्रू अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। A large number of landowners in this area got a special benefit of irrigation at a very low rate। उनको फ्री में पानी मिलना शुरू हुआ या कम प्राइस में इरिगेशन का फैसिलिटी मिलना शुरू हुआ, जिससे कि गवर्नमेंट अब उन लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट लैंड वैल्यू इन दिस एरिया सडनली रोज अप। This state government were
डायरेक्टेड टू इम्पोज बेटरमेंट लेवी, इसको हम बेटरमेंट लेवी बोलते हैं, बेटरमेंट लेवी, लोगों का भलाई हुआ, इस वजह से वो लोग गवर्नमेंट को पैसा देंगे ऑन दोज लैंड विच हैड बेनिफिटेड फ्रॉम कैनाल इरिगेशन। दिस लेवी वाज बेस्ड ऑन स्पेशल असेसमेंट ऑफ द राइज इन लैंड वैल्यूज। जमीन का वैल्यू बढ़ा, इस वजह से लोग उसके बदले में उसको पैसा देना के लिए एग्री हुए। बात समझ में आया? क्या ये इंडिया में अक्सर होता है? इंडिया में जनरली ये नहीं होता है। हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जो उन पब्लिक से, अपने पब्लिक से इस प्रकार का पैसा लेते हैं, लेकिन इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता है। इंडिया में बहुत कम ही ऐसा केसेस तुम्हें सुनने को मिलेगा जहां पर स्पेशल असेसमेंट के नाम का पैसा लिया गया, क्योंकि इंडिया में कोई भी इंसान पैसा देने को तैयार नहीं होगा। वो बोलेगा कर बेनिफिट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम पैसा तो नहीं देंगे। तो इंडिया में अक्सर ऐसा नहीं होता, बाकी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बहुत बार अक्सर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और आखिरी स्कीम, कमर्शियल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। कमर्शियल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का मतलब हो गया गवर्नमेंट का बिजनेस। अब गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस भी चला रहा है, जैसे LIC ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, IOCL, BPCL, HPCL और इंडियन रेलवे, ऐसे हजारों कंपनीज गवर्नमेंट चला रहा है और इन सभी कंपनीज से गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये है कमर्शियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स कमर्शियल एंटरप्राइज सच एज आयरन एंड स्टील प्लांट, जितने भी इंडिया में बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, इंडियन रेलवे है, LIC ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इतने सारे छोटे छोटे और बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, उत्कल ग्रामीण बैंक है। उसके बाद तुम्हारा अगर मैं बात करूं तो IOCL है, HPCL है, BPCL है, BSNL है, MTNL है और ऐसे हजारों कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्राइज। Generally, the commercial undertaking of the government are not supposed to earn the maximum possible profit. वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को हर साल होता है। ठीक है, they are run in accordance with the public interest. These are supported to serve. However, all commercial enterprises are supposed to cover their cost if not earn a surplus. This surplus of revenue received over the cost. अगर कोई सरप्लस होता है कॉस्ट के ऊपर तो वो पैसा चला जाता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, ऑफ अ कमर्शियल अंडरटेकिंग डिपेंड्स अपॉन द प्राइस चार्ज। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से चार प्रकार का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। टैक्स का, टैक्स के अंदर दो वैरायटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है फीस कलेक्ट करता है, उसके बाद है स्पेशल असेसमेंट करता है और आखिरी में गवर्नमेंट अपने कमर्शियल अंडरटेकिंग के थ्रू पैसा कलेक्ट करता है। तो चार तरीके से गवर्नमेंट का मेनली पैसा आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन ये चार तरीका मेनली हमारे सिलेबस के अंदर में दिया हुआ है। अगर एग्जाम में आए तो बढ़िया तरीके से तुम अब लिखकर आ सकते हो। क्लियर है बात? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।